हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप भैया चैप्टर का नाम लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में कराया जाएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन को भैया अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है भैया सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 27/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। लास्ट 2 क्लास से अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में जाकर के देख लेना। लास्ट 2 क्लासों में मैं आपको मेडुला ओब्लांगाटा का अच्छे से कार्य पढ़ाकर आया हूँ। इसके अलावा और बेसिक हमने ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन भी किए हैं, इसलिए कहता हूं कि लास्ट की 2 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। हाइपोथैलेमस से संबंधित भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, तो पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। और ब्रेन के जितने भी पार्ट है या फिर सब पार्ट है उन सभी के कार्य में आपको आगे पढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेब्रम से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि सेरेब्रम से आपसे जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में वो सभी में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेरेब्रम। ये जो क्वेश्चन है ये प्रमस्तिष्क का है। देखो, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र माना जाता है, तो भैया सेरेब्रम को माना जाता है, प्रमस्तिष्क को माना जाता है। आइए प्रमस्तिष्क के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और आप सभी को पता है ये जो सेरेब्रम है ये भैया आपका जो फोर ब्रेन है, यानी कि आपका जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सेरेब्रम किस ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि किस ब्रेन का भाग है, तो फोर ब्रेन का यानी कि अग्र मस्तिष्क का। आप सभी को पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है आगे वाला जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, फोर ब्रेन कहा जाता है। एक बीच वाला होता है जिसे मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और एक पीछे वाला भाग होता है जिसे पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन कहा जाता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है थैलेमस, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीसरा होता है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। ये 3 उपभाग है। मध्य मस्तिष्क जो होता है मिड ब्रेन, उसका कोई भी उपभाग नहीं होता है, और जो सबसे पीछे वाला होता है हिंड ब्रेन, उसके भी 3 उपभाग होते हैं। पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा से एमओबी कहा जाता है, और एक होता है सेरेबेलम से अनुमस्तिष्क कहा जाता है। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको भैया मस्तिष्क के भागों के बारे में बताया। यहाँ पर याद रखना है सेरेब्रम जो होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। ये भैया सबसे बड़ा उपभाग है, ये सबसे बड़ा उपभाग है। और इस भाग को इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है, बुद्धि देने वाला दिमाग भी कहा जाता है, इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है इस सेरेब्रम को, इस प्रमस्तिष्क को। क्यों कहा जाता है, अभी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी भैया।
इतनी बात क्लियर है। पश्च मस्तिष्क होता है जो हिंड ब्रेन होता है, उसके भी 3 भाग होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, और एक होता है सेरेबेलम से अनुमस्तिष्क कहा जाता है। वो जो सेरेबेलम होता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सेरेबेलम होता है, ये जो अनुमस्तिष्क होता है, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है भैया। ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। ओके, और आगे समझते हैं भैया किसके बारे में, सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम के बारे में इतना क्लियर हो गया कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा उपभाग है। ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है, यानी कि अगर पूरा ब्रेन 3 है तो उसमें से 2 भाग सिर्फ सेरेब्रम का है। ठीक है, ये इंटेलिजेंट माइंड है, यानी कि इसे इंटेलिजेंट माइंड कहा जाता है। किसको, सेरेब्रम को कहा जाता है। अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किसे इंटेलिजेंट माइंड कहा जाता है, तो सेरेब्रम को कहा जाता है या प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा इसकी 5 लोब होती है। अब ये लोब क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ओके भैया, मिटा दो। ओके, अब ध्यान से समझना। ये सब मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको बता रखा था भैया बहुत अच्छे से। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ाया, थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो जा करके पढ़ लेना। देखो भैया, ये जो सेरेब्रम होता है, इसमें 5 लोब होती है। अब साइंस में 2 चीजें होती है, एक होता है लोब और एक होता है पार्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ए और बी 2 पार्ट, ठीक है। अगर मैं बी पार्ट को नष्ट कर देता हूं या बी पार्ट को कट कर देता हूं, तो भैया ए अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये 2 हाथ है मेरे, एक हाथ को मैंने काट दिया तो दूसरा हाथ क्या काम करना बंद कर देगा क्या? ये तो काम करेगा भैया, भाई ये तो काम करेगा। तो ये 2 अलग अलग भाग हो गए, ये 2 अलग अलग पार्ट हो गए। लेकिन लोब में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2 लोब है, ए और बी, ये दोनों आपस में सेल टिश्यू की सहायता से जुड़ी हुई होती है। अगर ए नष्ट होगा तो बी भी नष्ट होगा भैया, अगर बी नष्ट हुआ तो ए भी नष्ट होगा। लेकिन पार्ट में ऐसा नहीं होता, अगर ए नष्ट हुआ तो बी तो काम करेगा भाई। पार्ट में भाग में ऐसा नहीं होता, अगर ए नष्ट हुआ तो बी तो काम करेगा, या फिर बी नष्ट हुआ तो ए तो काम करेगा। दोनों में ये अंतर होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही ये जो सेरेब्रम होता है, ये जो प्रमस्तिष्क होता है, इसमें 5 लोब होती है। कितनी लोब होती है? 5 लोब होती है, सॉरी मेरे भाई, 5 लोब होती है। अब ध्यान से समझना वो कौन कौन सी लोब है। तो आपको पता है हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का आवरण होता है। एक होता है फ्रंटल, एक ओसिपिटल, एक पेराइटल, एक टेम्पोरल, इथमोइड और स्पेनोइड। ये 8 हड्डी होती है। ठीक है भैया, कितनी हड्डी होती है? ये 8 हड्डी होती है। अब 8 में से मैंने अभी 4 के नाम बताए। एक फ्रंटल जो आपके आगे की तरफ होता है, एक ओसिपिटल जो पीछे की तरफ होता है, एक होता है टेम्पोरल जो आपके कानों के पास होता है, एक होता है पेराइटल। ये पेराइटल आपके ऊपर होती है। यानी कि ये जो 8 हड्डी है जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान कर रही है, पहली हड्डी ये सामने होती है, जस्ट सामने, ये वाली, ये होती है फ्रंटल। टेम्पोरल होती है आपके कानों के पास में, ये एक जोड़ी होती है, इनकी संख्या 2 होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ, देखो 4 काम आने वाली है। एक है फ्रंटल, एक है पेराइटल, इस पेराइटल की संख्या 2 होती है, टेम्पोरल की भी संख्या 2 होती है भैया, ठीक है, और ओसिपिटल की संख्या 1 होती है, इस फ्रंटल की संख्या भी 1 होती है, एक होती है इथमोइड और एक होती है स्पेनोइड। ये 8 हड्डी हो गई भैया टोटल। ये 8 की 8 हड्डियां हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, अब जिनमें से फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल, ये जो 4 हड्डी है, ये कहाँ होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंटल यानी कि फ्रंट में होती है, यहाँ पर होती है। ओसिपिटल पीछे की तरफ होती है। ठीक है भैया, कानों के पास में होती है टेम्पोरल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है कि नहीं? हमें माता पिता पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 हड्डी यहाँ पर होती है, जिन्हें कहा जाता है पेराइटल। तो ये जो हड्डियों के नाम है, जिन जिन हड्डियों के नीचे जो लोब पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि 5 लोब पाए जाते हैं। वो 5 लोब कौन कौन सी पाई जाती है, तो वो देख लीजिए भैया। देखो इस तरीके से 5 लोब होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सबसे फ्रंटल आगे वाली जो हड्डी होती है, इसके नीचे जो लोब पाई जाती है उसे कहा जाता है फ्रंटल लोब। उसे क्या कहा जाता है? फ्रंटल लोब कहा जाता है। कानों के पास में जो लोब पाई जाती है, तो कानों के पास में टेम्पोरल हड्डी होती है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो ये कानों के पास में यहाँ पर टेम्पोरल लोब पाई जाती है, तो इसके जस्ट नीचे टेम्पोरल लोब होती है, यानी कि कानों के पास में टेम्पोरल हड्डी पाई जाती है यहाँ पर, तो इसके जस्ट नीचे टेम्पोरल क्या होती है?
लोब होती है भैया, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पर ओसिपिटल हड्डी होती है, तो इस ओसिपिटल हड्डी के जस्ट नीचे ओसिपिटल लोब होती है, ओसिपिटल लोब होती है। और इस जगह पर यहाँ पर हमारी पेराइटल हड्डी होती है, पेराइटल बोन होती है, इसके जस्ट नीचे पेराइटल लोब होती है, ऊपर की तरफ पेराइटल लोब। और पीछे की तरफ यहाँ पर भैया ये अलग है, ये हिप्पोकैम्पस, एक ये लोब होती है। तो हमारे ये जो लोबों का नाम पड़ा है, ये किस आधार पर पड़ा है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने वाली ये जो 8 हड्डी है, इनमें से 4 हड्डियों के नीचे 4 लोब पाई जाती है, तो हड्डियों के नाम पर इन लोबों का नाम रख लिया। जैसे कि फ्रंटल है आगे की तरफ, तो फ्रंटल बोन के नीचे फ्रंटल लोब है, ठीक है। पीछे की तरफ ओसिपिटल है, तो ओसिपिटल बोन के नीचे ओसिपिटल लोब है। कान के पास में टेम्पोरल हड्डी पाई जाती है, तो टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे टेम्पोरल लोब पाई जाती है। ऊपर की तरफ पेराइटल लोब पाई जाती है, एक जोड़ी यानी कि संख्या में 2, तो उसके नीचे भैया क्या है? पेराइटल लोब है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने मिटा दिया भैया। अब ध्यान से समझना, इनके कार्य से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जो कुछ भी याद है, आपको जो कुछ भी याद है भैया, वो स्टोर कहाँ हो रहा है? वो हिप्पोकैम्पस में हो रहा है। इसलिए इस हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसमें जो मेमोरी है आपकी, वो स्टोर होती है भैया, वो आपकी जो मेमोरी है वो जमा होती है भैया किसमें? इस हिप्पोकैम्पस में। आपको जो कुछ भी याद है, आज तक आपने जो पढ़ा है, आप जिसको जानते हो, सारी चीजें अब तक जो भी आपकी मेमोरी स्टोर हुई है, वो सब हिप्पोकैम्पस में हुई है। तो यहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है भैया। यहाँ पर आपकी जो याददाश्त है वो स्टोर होती है भैया। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, अरे उसको छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पहले छोटे छोटे फोन थे, हम क्या करते थे? मेमोरी कार्ड लगाते थे फोन में, और उसमें क्या फोटो रहती थी हमारी, जब कीपैड के फोन थे उस टाइम पे, है कि नहीं? फोटो रहती थी हमारी। इसके अलावा उसमें गाने रहते थे, गाने स्टोर होते थे, वीडियो, जो वीडियो के जो सॉन्ग थे, वीडियो सॉन्ग या मूवी थी, वो स्टोर होती थी मेमोरी कार्ड में। तो उन सब में स्टोर होती थी मेमोरी कार्ड में, गाने स्टोर होते थे, वीडियो जो हमारी मूवी थी या फिर वीडियो में जो गाने थे, वो हमारी जो फोटो थी, वो सब स्टोर होती थी मेमोरी कार्ड में, ठीक है। वैसे ही हमारे माइंड में ये जो हिप्पोकैम्पस वाले लोब है, इस हिप्पोकैम्पस में हमारी याददाश्त स्टोर होती है। जैसे फोटो, गाने, मूवी और भी बहुत सारी चीज़ मेमोरी कार्ड में स्टोर होती है, वैसे ही भैया हमारे इस हिप्पोकैम्पस में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो याददाश्त जो स्टोर होती है वो किस भाग में होती है? हिप्पोकैम्पस में। ये हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क जिस तरीके से काम करता है, वैसे काम करता है। इसमें क्या चीज़ें स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में। तो इसे हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा गया है। आपसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है? तो हिप्पोकैम्पस वाले लोब को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, नीचे वाली टेम्पोरल लोब और भैया ओसिपिटल लोब, ये दोनों, हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 स्टेज में काम करता है। एक कॉन्शियस यानी कि चेतना, एक होता है सब कॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतना, ठीक है भाई। एक होता है अनकॉन्शियस, इसमें बेहोशी की हालत होती है भैया, इसमें बेहोशी की हालत हो जाती है। यानी कि इसमें अनकॉन्शियस में आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप बेहोश हो जाते हो। कॉन्शियस, अभी अपन कॉन्शियस स्टेज में हमारा ब्रेन है वो काम कर रहा है, यानी कि हम चेतना स्थिति में है हमारे ब्रेन की में, है कि नहीं? आप चल रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अभी आप कॉन्शियस स्टेज में हो। सब कॉन्शियस जब आप सोते हो उस टाइम पर, तो सब कॉन्शियस स्टेज में काम करता है भैया टेम्पोरल लोब और भैया आपका ओसिपिटल लोब। यानी कि जब आप सोते रहते हो उस समय भैया आपका जो ब्रेन काम करता है, आपकी ब्रेन की ये जो 2 लोब है, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ये जब काम करती है। सोते समय सपने देखने का जो काम होता है भैया, वो ओसिपिटल लोब के द्वारा किया जाता है। पीछे की तरफ होती है ओसिपिटल लोब, इसके जस्ट नीचे ओसिपिटल लोब होती है भैया। तो ओसिपिटल लोब पीछे की तरफ है, तो हम ऐसे ही तो सोते हैं ऐसे करके। तो जब सोते हैं तो भैया याद रखना, सोते समय में जो सपने आते हैं वो ओसिपिटल लोब के कारण आते हैं। अब सपने में जो कुछ याद रहता है, कई बार देखोगा आपने, बहुत बार अपन को सपने याद रह जाता है, बहुत बार नहीं रहता है।
तो जब याद रहता है तो उसका मतलब यह है कि ओसिपिटल लोब में आपने जो सपना देखा है वो हिप्पोकैम्पस के पास चला गया है, यानी कि उसकी मेमोरी यहाँ पर हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो गई है, इस वजह से आपको वो सपना याद रह जाता है। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेमोरी याद नहीं है तो उसका मतलब यह है कि आपको यहीं पर ही ओसिपिटल में ही आपको सपना आया, इसी लोब में यहीं पर खत्म हो गया, तो आपको सुबह भी कभी कभी सपना याद नहीं रहता। तो सपने देखने का काम कौन करती है? ओसिपिटल लोब करती है, याद रखना। सपने यानी कि सोते समय जब अगर आपको कोई चीज सुनाई देती है तो सुनने का कार्य, अब भाई कान के पास है तो सुनने का काम तो करेगी करेगी। तो सोते समय अगर आपको किसी ने आवाज लगाई, आपने के कानों में वो आवाज आई, तो वो किसके कारण सुनाई दे रहा है? वो आपको टेम्पोरल लोब के कारण सुनाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, पेराइटल लोब के बारे में बात करते हैं। पेराइटल लोब ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पर, इस जगह पर। अब पेराइटल लोब में क्या काम होता है? आप मैथमेटिक्स निकालते हो, रीजनिंग निकालते हो, सूत्र याद करते हो, कैलकुलेशन करते हो, ये सब पेराइटल लोब के कारण संभव है। ये सब पेराइटल लोब के कारण संभव है। आप भाषा बोलते हो, जैसे कि अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई इंग्लिश बोलता है कि नहीं है? कोई पंजाबी बोलता है, कोई हरियाणी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई फ्रांस बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है भैया, है कि नहीं है? अब अलग अलग लैंग्वेज जो भाषा को स्टोर करने का कार्य आपकी पेराइटल लोब करती है, याद रखना। मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, रीजनिंग के सवाल, इन सभी को स्टोर करने का कार्य ये सब इस पेराइटल लोब के कारण संभव है, ये बात भी याद रखना। इसके अलावा अगर आपको दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, इस दिशा और दूरी लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं भैया, याद रखना। मैं समझाने के लिए पहले मैं लिखवा चुका, नर्वस सिस्टम वाला जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तब मैं भैया आपको बहुत अच्छे से पढ़ाकर आ गया हूं। ठीक है, तो दिशा और दूरी, दिशा और दूरी इसी पेराइटल लोब के कारण आपने देखा होगा, जैसे कि गांव से कोई जयपुर आ गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया काम करने, वहां पर उसके जो पेराइटल लोब है ये काम करना बंद कर देती है, तो वो क्या है? दिशा भूल जाता है, यानी कि किस दिशा से आया है वो भूल जाता है, उसकी दूरी भूल जाता है। तो वो काम करते करते आपने देखा होगा बहुत सारे वो वहीं पर ही रुक जाते हैं, उनका दिमाग काम ही नहीं करता। वो जो पेराइटल है, उनकी जो पेराइटल लोब है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए वो डिस्टेंस भूल जाते हैं, दूरी भूल जाते हैं। जब आप उनसे पूछते हो तो उनको कुछ याद नहीं रहता, ना ही वो अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि पेराइटल लोब है भाषा बोलने का काम भी करता है कि नहीं है? ना ही वो किस चीज का पता लगा पाते, तो वो पागल हो जाते हैं भैया, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। उनसे आप कुछ पूछोगे तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो याद रखना, दिशा और दूरी, आप किस दिशा से आए हो, किस दिशा में जाओगे, कितनी दूरी है, कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के सवाल निकालते हो, सूत्र याद करते हो, कैलकुलेशन करते हो, रीजनिंग के सवाल निकालते हो, डिस्टेंस वाले, है कि नहीं, और भी बहुत सारे, वो सब किसके कारण संभव? वो सब पेराइटल लोब के कारण संभव है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम? हिप्पोकैम्पस में मेमोरी स्टोर होती है। सोते समय सपने देखने का काम ओसिपिटल लोब, सोते समय सुनने का काम टेम्पोरल लोब। पेराइटल लोब में मैथमेटिक्स के सवाल, कैलकुलेशन है भैया, फॉर्मूले याद करते हो आप, है कि नहीं है? उसके अलावा रीजनिंग के सवाल निकालते हो, भाषा कौन सी बोल रहे हो, इसके अलावा दिशा, दूरी, ये सभी पेराइटल लोब के कारण संभव है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत काम की है भैया, इन्हें तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फ्रंटल लोब है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। आपके पास सोचने की क्षमता जो आती है वो फ्रंटल लोब के कारण आती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने 10th पास कर लिया, अब 12th में, आप 11th में आपका एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर क्या सब्जेक्ट चूज करनी होती है हमें। जैसे कि किसी को आर्ट में इंटरेस्ट रहता है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट रहता है, किसी को बायोलॉजी, को एग्रीकल्चर, सब अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। तो आपको सोचने के लिए समय दिया जाता है घर वालों की ओर से या खुद भी कि भैया मैं अब 11th में क्या लेना है, तो आप सोचते हो। सोचने के बाद में आपने डिसीजन लिया, सोचने के बाद में आपने डिसीजन लिया, सोचने के बाद में आपने डिसीजन लिया कि लास्ट एंड फाइनल मुझे तो मैथ लेनी है या फिर मुझे बायो लेनी है। तो आप जो सोच रहे हो, आपकी जो थिंकिंग है भाई, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो सोचने की क्षमता को फ्रंटल लोब करता है। फिर आपने डिसीजन लिया, तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो क्षमता है भाई, निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो किसके कारण आई आपके पास? वो फ्रंटल लोब के कारण आई। इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन, एक मिनट,
इमेजिनेशन पावर, किसी चीज़ को इमेजिन करने की जो क्षमता है, इमेजिन करने की जो शक्ति है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप उस चीज़ को, आप एक काम करो, आंख बंद करो और आप सोचो, आप इमेजिन करो कि ऐसा संभव हो रहा है, ये चीज़ें ऐसे हो रही है, तो वो जो शक्ति देता है आपको, वो फ्रंटल लोब देता है भैया। आपका जो मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, याददाश्त का जो निर्माण होता है, मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी फॉर्मेशन, देखो याददाश्त का निर्माण कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में, लेकिन याददाश्त जो मेमोरी स्टोर होती है वो कहाँ होती है, हिप्पोकैम्पस में। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मेमोरी का फॉर्मेशन यानी कि आपकी जो याददाश्त है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, तो इस फ्रंटल लोब में हो रहा है, लेकिन वो स्टोर कहाँ हो रही है, वो हिप्पोकैम्पस में हो रही है। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया मैंने, व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास। आपने देखा होगा अलग अलग इंसान का अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी अलग इंसान की है। तो ये जो पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है, ये किसके कारण संभव है, इसी फ्रंटल लोब के कारण। विल पावर, इच्छा शक्ति, विल पावर, विल पावर, इच्छा शक्ति, किसी काम की इच्छा शक्ति, किसी काम को लेकर किसी की इच्छा शक्ति, वो किसके कारण, इसी के कारण। और भी क्रिएटिविटी है भैया, है कि नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, आपकी भावनाएं कैसी है कि नहीं, व्यक्तित्व विकास कैसा है, आपके किस चीज के लिए एकाग्रचित शक्ति कैसी है, किस चीज को लेकर के कितना आप वो होते हो, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, इमेजिनेशन किस चीज़ को इमेजिन करने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है, भावनाएं हैं, है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, निर्णय लेने की शक्ति है कि नहीं है। आपकी मेमोरी को याददाश्त है कि नहीं, मेमोरी का निर्माण कहाँ हो रहा है, इसी में हो रहा है, स्टोर यहाँ पे हो रही है, व्यक्तित्व विकास है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब फ्रंटल लोब के कारण होता है भैया, है कि नहीं है। और आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने बुद्धिमान हो, ये भैया इसी फ्रंटल लोब के कारण होता है। तो ये सारी चीजें भैया फ्रंटल लोब के कारण होती है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, जो मैंने आपको बताया आप तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ज्यादा कुछ नहीं है भैया। अब देखो भाई, क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ये तो नहीं है कि भैया आपको एक एक चीज़ लिखाएंगे, वैसे मैंने लिखी है भाई, वैसे मैंने लिखी है। लिखी क्या, मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, सारी की सारी ही चीज़ें हमने याद करने की कोशिश की है भैया। फ्रंट लोब के बारे में एक बार और बताऊं। देखो अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या विचार कर रहे हो या आपके मन में कुछ भावनाएं आ रही है, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण आती है भैया, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग, किसी काम को लेकर आप में निर्णय लेने की जो क्षमता आई है, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण आई है, ठीक है। आप कितने बुद्धिमान हो, ये फ्रंटल लोब के कारण, है कि नहीं। इच्छा शक्ति, फ्रंटल लोब के कारण। आपकी मेमोरी का निर्माण, में आपकी जो याद मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है, उसका निर्माण इसी फ्रंटल लोब में होता है। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास कहता है कैसा है, वो इसी के कारण, इसी फ्रंटल लोब के कारण। आपके इमेजिनेशन पावर यानी कि इमेजिन करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण। तो ये सारी चीजें में आपको फ्रंटल लोब याद रखना है, ठीक है भैया। और कुछ है क्या, एकाग्रचित शक्ति भी याद रख लेना भैया। उसके अलावा क्या याद रखोगे, यही है यार सारी चीज, और तो कुछ है नहीं है कि नहीं। तो आप इतना याद कर लोगे, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको बहुत समझ में आ गया होगा भैया इस सेरेब्रम के बारे में, प्रमस्तिष्क के बारे में। थोड़ा कठिन है लेकिन कोई नहीं, हमने तो बिल्कुल आसान भाषा में अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। तो अब ये याद हो गई। अब इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में, आप सभी को पता है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने जो आपको बताया है ये बहुत अच्छी लेवल का बताया है, हाई लेवल का बताया है, लेकिन रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल लो लेवल के पूछे गए। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र माना जाता है, तो सेरेब्रम को माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया बुद्धिमानी,
स्मृति, भावनाएं, ये सब फ्रंटल लोब के कारण हो रही है भैया, इसे ये माना जाता है। ठीक है, ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चले भैया, ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? आपके ऑप्शंस है मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन नंबर बी है मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है हिंड ब्रेन। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/10/2018 को, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए भैया राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि सेरेब्रम को, आपका जो सेरेब्रम है, जो परम मस्तिष्क है, इस परम मस्तिष्क को 5 लोबों में बांटा गया है। कितनी लोब में? 5 लोब में। पहली कौन सी है ऊपर? ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये पेराइटल लोब है, ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है और ये ओसिपिटल लोब है। मैं लिख भी देता हूँ, नाम लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है, ये ओसिपिटल लोब है, ठीक है, ताकि आपको याद हो सके इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। और ये ऊपर वाली पेराइटल लोब है। सबकॉन्शियस स्टेज में हमारा ब्रेन जब काम करता है तो ये 2 लोब काम करती है, टेम्पोरल और ओसिपिटल। सोते समय सपने देखने का काम ओसिपिटल लोब करती है, सोते समय कुछ सुनने का काम टेम्पोरल लोब करती है, ठीक है। ये वाला भाग हिप्पोकैम्पस है। इस हिप्पोकैम्पस में क्या होता है भैया? आपकी मेमोरी स्टोर होती है, आपकी याददाश्त है वो स्टोर होती है। पेराइटल लोब में मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कैलकुलेशन, आपकी लैंग्वेज, आपकी डिस्टेंस, आपकी डायरेक्शन, ये सभी का काम कौन करता है? पेराइटल लोब। भाषा, दिशा, दूरी, गणित के सवाल, रीजनिंग के सवाल, आपकी जो कैलकुलेशन है, ये सभी का काम। बाकी बचा हुआ काम आपकी फ्रंटल लोब करती है। सोचने का, विचार करने का, भावनाएं, डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, व्यक्तित्व विकास, है कि नहीं, मेमोरी का जो निर्माण होता है वो इसी में आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी याददाश्त कैसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही है? ये फ्रंटल लोब के कारण हो रही है भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो मेरे भाई ये मुख्य भाग जो है ये होने को तो सेरेब्रम है, और सेरेब्रम किसका भाग है? तो ये आपको पता होना जरूरी है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 29/10/2018 को, इसलिए मैंने आपको जब शुरुआत सेरेब्रम की थी मैंने, तो आपको बताया था कि जो सेरेब्रम है ये फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे भैया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई, आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी हम 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चले। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है सेरेबेलम। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 10/8/2018 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हाँ, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे चैनल से संबंधित, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 फरवरी से मैंने जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की शुरुआत की थी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। जो रेलवे में 2016 से लेकर के 2023 तक पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे आरपीएफ हो, वो सभी में क्वेश्चन आपको इस बैच में करवा रहा हूँ। जूलॉजी कंप्लीट होने वाली है इस बैच में। आपके एक चैप्टर और बचा हुआ है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। इस चैप्टर के बाद में, उसके बाद में आपका भैया कंप्लीट जूलॉजी हो जाएगी, फिर बॉटनी बचेगी। तो आपके एग्जाम के पहले हम आपका सिलेबस करवा देंगे। पिछली क्लास से नहीं देखी है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की, तो जाकर के देख लेना भैया। नया नया एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो किसी से कम नहीं है, इतनी हमारी गारंटी है। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में करवाए हैं। आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने यहाँ पर पढ़ लिया हमारे साथ, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। तो भाई
इस बैच को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। बस ये काम करना है मेरे भाई, और कुछ काम नहीं करना आपको, ठीक है। इसके अलावा आप सभी का अच्छा प्यार है। कम्युनिटी पोस्ट में जैसे ही क्वेश्चन डालता हूँ तो हज़ारों स्टूडेंट उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। लगभग हर रोज़ 8-10 हज़ार स्टूडेंट हमारे उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। सुबह 6 बजे डालता हूँ मैं बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन, 12 बजे डालता हूँ, शाम 6 बजे डालता हूँ। दिन में 3 टाइम आता है और उन पर हज़ारों की संख्या में सभी बच्चे आंसर देते हैं। उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भैया आप उन क्वेश्चनों का आंसर देते हो, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन इस बैच को भी ज्वाइन करें भैया। हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं भाई। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल आसान भाषा है, ताकि आपको अच्छे से सारी की सारी ही चीज़ें याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालता हूँ उससे कहीं अच्छे, कहीं बेहतर क्वेश्चन में भैया इस बैच में मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपसे आपकी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। इसलिए ज़रूर इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़े मेरे भाई, और अपने जितने भी आसपास के जितने भी दोस्त हैं, छोटे बड़े भाई बहन, उन सभी के पास भैया शेयर कर दीजिए आप इस यूट्यूब चैनल का लिंक, ताकि वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ सके, है कि नहीं है। वैसे आप समझदार हो। कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ वो बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन होता है। वो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। जब 8-10 हज़ार स्टूडेंट हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन कितना अच्छा होगा। और सिर्फ रेलवे वालों के लिए नहीं है, देखो सिलेबस आपका सभी परीक्षाओं के लिए सेम है, बस फर्क पड़ता है लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का। पर रेलवे में थोड़े से इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी एग्जाम में थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार आप हमारे साथ पढ़ करके देखिए भैया, आपको सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। लास्ट 2 क्लासें नहीं देखी, इस चैप्टर की जाकर के देख लेना। उससे पहले मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया था, जिसकी लगभग 14-15 क्लास हुई थी, शायद 13 या 14 क्लास हुई थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है। बहुत अच्छे से हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर क्लियर किया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि आप नीट की भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, नीट में भी भैया वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है भैया मैंने वहाँ पर आपको। और ये नहीं है कि मैं भैया एक ही किताब से, बहुत सारी किताबों से, मेरे पास बहुत सारी किताबों का संग्रह है, बहुत सारे नोट्स का संग्रह है, सभी से पढ़ करके अच्छे अच्छे टीचरों से आपके लिए मैं यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध कराता रहता हूँ। हाँ, पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भैया हमारी जो चीज़ें हैं हम बहुत अच्छे से रिवाइज करके लगभग 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद में जो पढ़ाना होता है उसको पढ़ करके आते हैं, ताकि आपको कोई गलत चीज़ ना बता दे। हाँ, लास्ट क्लास में थोड़ा सा माइंड ख़राब था, थोड़ी सी चीज़ें गलत हुई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने एडिटिंग के टाइम पर वहाँ पर बोल दिया था कि भैया चीज़ें देख लेना। आगे जा करके थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ाया है वो सब चीज़ें मैंने बाद में क्लियर कर दी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए बस जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 2 क्लासों में इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको जानकारी दे चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब मैं चलता हूँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैमरा भी डिस्चार्ज होने वाला है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 14 हो गए ना, 1 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15। वैसे क्लास तो हो ही चुकी है अपनी 15, 1 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए आगे। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का मध्य भाग, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क का अगला भाग, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला, ऑप्शन नंबर डी है भैया अनुमस्तिष्क। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 31/8/2018 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपसे लास्ट क्लास में मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में आपको बताया था। इसके बारे में मेडुला ओब्लांगाटा, इसके बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि ये हिंड ब्रेन यानी कि जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका एक भाग है। इसके 2 भाग और होते हैं हिंड ब्रेन के, एक पोन्स फेरोलाई, एक मेडुला ऑब्लांगाटा मैंने आपको बता दिया, एक होता है सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है ये इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है।
अनैच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारा इनवॉलेंट्री रिएक्शंस है, जो अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सांस लेने को कौन नियंत्रित करता है? भैया सांस लेने को कौन नियंत्रित करता है? भाई मेडुला ओब्लांगाटा करता है। कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा। ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन है जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। अगर आप इनको नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि श्वसन दर हो गई, आपकी जो ब्रीथिंग है, श्वास लेना हो गया है कि नहीं है। उसके अलावा आपके हृदय की धड़कन हो गई है कि नहीं है। आपके भोजन का निगलना, कहने का मतलब पाचक, भोजन में पाचक एंजाइमों का स्राव होना, उल्टी, दस्त, खांसी, जुखाम, छींक, डकार, आंखों का चपकना, ये सब इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा भैया, मेडुला ओब्लांगाटा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। भाई चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में, नर्वस सिस्टम का जो चौथा पार्ट होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम आगे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अब तक तो लगभग 8-10 क्लास होने वाली है इस चैप्टर की, तो सब धीरे धीरे पढ़ते हुए सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। हम हमारी एग्जाम से पहले सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।